G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली किया संबोधित। कहा, भारत में जनधन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल से देश में आई आर्थिक क्रांति। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरुग्राम और नूंह में 3 से 7 सितंबर तक होने वाली G20 की चौथी बैठक की तैयारियों का वर्चुअली लिया जायजा। देश और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरियाली तीज उत्सव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में, जबकि राज्यपाल ने यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रमों में की शिरकत। और प्रदेश की महिला पहलवान प्रिया मलिक और अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीते स्वर्ण पदक। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। उन्होंने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागत का आनंद ले रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत में जनधन अकाउंट, बैंक, आधार और मोबाइल के प्रयोग से आर्थिक समावेश की क्रांति को गति प्रदान की गई है। 45% से अधिक रियल टाइम भुगतान भारत में होते हैं। यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार covers more than 1.3 billion of our people. We have used the power of the GEM Trinity, Jan-Dhan bank accounts, Aadhaar and mobile to revolutionize financial inclusion in India. Every month, nearly 10 billion transactions take place on UPI, our instant payment system. More than 45% of the global real-time payments happen in India. प्रधानमंत्री ने सबके लिए समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है और उसने इंडिया स्टैक नाम से ऑनलाइन वैश्विक डिजिटल उत्पाद भंडार सुसज्जित किया है। साथ ही पीएम ने बताया कि एक AI संचालित भाषा अनुवाद मंच भाषिनी का निर्माण भी किया जा रहा है। Of the global real-time payments happen in India. Direct benefit transfer of government support is plugging leakages and has saved over $33 billion. The CoWIN portal supported India's COVID vaccination drive. We are building Bhashini, an AI-powered language translation platform. It will support digital inclusion in all the diverse languages of India. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार प्रौद्योगिकी के लाभ सब तक पहुंचाने पर बल दिया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कहा कि दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करेगा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन है। 2 दिन
बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 80 से अधिक कंट्री से डेलीगेशन आए हैं। 31 कंट्री से ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर उपस्थित रहे हैं। विश्व के देश भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को पूरी करेगा। साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत डिजिटल हेल्थ में काफी आगे है। भारत अब सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान को यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल करने जा रहा है। 40 करोड़ लोगों की आभा आईडी बन गई है। रिकॉर्ड क्रिएट करके उसका सर्टिफिकेट किया जाए, उसके लिए भी आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म रेडी हो चुका है, डिजिटल टूल्स भी रेडी हो चुका है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि डिजिटल रिकॉर्ड, अपना सेल्फ का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए अपनी हेल्थ को दिखाने के लिए, तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो, बहुत ज़रूरी है। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और यूजफुल डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि प्रदेश में G20 की चौथी बैठक 3 से 7 सितंबर तक गुरुग्राम और नूंह में आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव ने कल चंडीगढ़ में G20 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने NH 48 रामपुरा से ITC ग्रांड भारत नूंह तक सड़क कार्य की भी विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना और जनसंपर्क विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि बैठक के दूसरे दिन हरियाणा की समृद्ध एवं खुशहाल संस्कृति को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि बैठक से पहले सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने बताया कि तावंडू उपमंडल के गांव कोटा, खंडेवला और सराय सीमा में स्थित ITC ग्रैंड भारत होटल में बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। उपायुक्त ने कहा कि यह गर्व की बात है कि G20 देशों की मेजबानी भारत कर रहा है और हमारे जिले में इसकी बैठकें रखी गई हैं। मेजबानी कर रहा है और मेजबानी के अंतर्गत विभिन्न सम्मेलन हर पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। नूंह के लिए ये गर्व का विषय है कि यहाँ पर भी शेरपा समिट का आयोजन किया जा रहा है और ITC ग्रैंड भारत के अंदर 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक होगा। ये नूंह एक आकांक्षी जिला होने के कारण से और महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ नूंह को इसी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर अशांति वगैरह रहती है। हम उसको ये भी शो करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा जगह है जिसमें कि आप अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है और आने वाले लोगों को हम एक अलग पहलू नूंह का दिखाना चाहते हैं। गौरतलब है कि जुलाई माह में केंद्र की एक टीम ने होटल ITC ग्रैंड भारत सहित लेमन ट्री होटल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। देश के कई हिस्सों में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन सुहागिन अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन का उत्सव है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आने वाला ये महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के सम्मान में मनाया जाता है। विवाहित हिंदू महिलाएं पूरे दिन उपवास करके मेहंदी लगाकर श्रृंगार करती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। पानीपत के श्री गुरु तेग बहादुर मैदान में राज्यस्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित कर तीज उत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश भर से 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर एक रिकॉर्ड कायम किया और ये रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इस अवसर पर महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने तीज की बधाई देते हुए कहा कि हमारी ये परंपरा है कि कोथली के द्वारा भाइयों द्वारा बहनों की सुख समृद्धि का संकल्प लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी त्योहार माताओं, बहनों और बेटियों के बिना पूरा नहीं हो सकता और महिलाएं हमारे सब त्योहारों का आधार हैं। कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें
चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हो, और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं यहाँ। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए सभी जिला केंद्रों पर पोटा कैबिन स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना व अन्य योजनाओं में न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 41,000 रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा सीएम ने कहा कि जिन कॉलेजों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर वे डिग्री कॉलेज की मांग करेंगे तो मांग के आधार पर महिलाओं की डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। हमने पंचायतों में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर दिया है कि हमारे प्रतिनिधि पंचायती राज में जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। और ये हरियाणा पहला प्रदेश है इस प्रकार की गारंटी देने वाला प्रदेश। शिक्षा में हमने महिला कॉलेज, जितने पिछले 5 साल में 7 साल में कॉलेज हमने खोले हैं, आधे कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं, बाकी आधे कोएड एजुकेशन के हैं जहां महिला पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। हमारा हरियाणा इस समय 57,376 स्वयं सहायता समूह ये बना करके 5 लाख से ऊपर महिलाएं वो इसकी सदस्य बनी हैं। विवाह शगुन योजना या और अन्य प्रकार की जो शगुन योजनाएं चलती हैं, इसमें भी 31,000 रुपए से लेकर के अलग अलग वर्गों के लिए 71,000 रुपया ये उसके अंदर दिया जाता है। तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद प्रदेश में लिंगानुपात 927 हो गया है। प्रदेश में बेटियों को घर के नजदीक ही शिक्षा देने के लिए हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। प्रदेश में कुल 76 नए राजकीय कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 31 लड़कियों के हैं। यमुनानगर में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से कल हरियाली तीज महोत्सव मनाया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को हरियाली तीज की बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार हरियाली का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति की दुनिया में अलग पहचान है। हमारी परंपरा में महिलाओं को प्रथम स्थान दिया गया है। उत्सव में शामिल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारी संस्कृति और विरासत में आने वाले सभी पर्व खुशी देने वाले होते हैं। आपसी सद्भाव एवं भाईचारा के रंग बनते और ये हमारे देश की महान प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक एवं परंपराओं के परिचय, मौसमों, सांस्कृतिक व धर्म से जुड़े अनेक पर्व, उत्सव, त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मिलजुल कर मनाए जाते हैं। इसी कारण से हमारी भारतीय संस्कृति की विश्व भर में अपनी अलग पहचान से कामना करना होता है। पावन पर्व पर हम सभी देशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली एवं प्रगति लेकर आए। साल में शायद 20 उत्सव ऐसे होंगे जो केवल खुशी के उत्सव है, वो खुशी मनाने के उत्सव है, जिसमें लोग खुशी मनाते हैं। और 2 उत्सव तो मुझे ऐसे लगते हैं कि एक तीज और एक जो फाग का त्योहार हम मनाते हैं, इनमें तो जो खुशी है वो पूरे चरम पे होती है। तो इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के विचार को लेके हमारी संस्कृति पहले से ही इस पे विचार किया। वहीं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की सचिव संजीता मेहता ने बताया कि तीज को हरियाणा का मुख्य पर्व माना जाता है। आज इस उत्सव में महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया है।
यहाँ पे पहुँची, उन्होंने यहाँ पे गीत गाए, नाच गान किया, उनको सुहागनों की किट दी गई और बहुत उत्साह देखने को मिला। ये हरियाली तीज का जो पर्व है हरियाणा का मेन पर्व माना जाता है और आज राज्य स्तरीय पर्व यहाँ पर मनाया गया और बहुत ही उत्साह जो है महिलाओं में देखने को मिला। इससे पहले राज्यपाल ने कल यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त राहुल हुड्डा ने राज्यपाल को डैम से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी आज हरियाली तीज हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता भी हुई। हरियाणवी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए विभिन्न फूड स्टॉल भी लगाए गए। विश्वविद्यालय के युवा कल्याण निदेशक जगबीर राठी ने कहा कि युवा पीढ़ी को तीज के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि आज विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तीज के महत्व के बारे में बताया गया है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉय, टीचर्स, पूर्व छात्र और शहर के जितने भी संस्कृति प्रेमी इसमें भाग लेते हैं और एक तरह से बहुत बड़ा सामाजिक आयोजन है, हर साल हम होते हैं। और त्यौहार जो होते हैं हमारे जीवन में एक उल्लास का प्रतीक होते हैं और उससे भी बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में मैं आपस में मिलने जुलने का समय एक ख़ास तौर से मौका मिलता है। और आजकल जब हम हमारे गैजेट्स से चिपके हुए हैं, बच्चे भी, हमारे परिवार भी, ऐसे में ऐसे आयोजन उनको उस मोनोटनी तोड़ने का काम करते हैं। भी आप उठो, घर से बाहर निकलो और अपने समाज को जानो, अपने त्योहारों को जानो। और ख़ास तौर से हरियाणा का जो त्यौहार है तीज है, वो तो उल्लास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें झूलते हैं, आपने देखा हम लोग हर साल अपने परिवार के लिए झूलों का इंतजाम करते हैं। और इस बार तो हम जब समापन होगा तो गुलगुले सुहाड़ी भी वितरित करते हैं। हमने अपने महाविद्यालय में कई एक्टिविटीज़ का आयोजन किया है, जिनमें आती हैं मेहंदी प्रतियोगिता, फूड स्टॉल्स होम साइंस डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, जिसमें कई सारी डिशेस तैयार की हैं और छात्राएं उनका आनंद ले रही हैं। राखी के स्टॉल्स लगे हैं क्योंकि आगे राखी का त्यौहार आने वाला है। इसके अलावा बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हैं कि झूले झूलने की व्यवस्था की गई है। वहीं छात्राओं ने कहा कि तीज के महत्व को दर्शाने के लिए हर विद्यालय और महाविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। तीज के पर्व का हरियाणवी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे एमडीयू में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ऐसे समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं जिससे हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलता रहता है, जो कि यूथ के लिए बहुत अच्छा है और उनका हौसला और मेंटलिटी अच्छी रहती है। का त्यौहार सावन की अमावस्या के बाद तीसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती जी बहुत अपनी कई सालों की साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को झूला झुलाने की प्रथा है वो शुरू की थी, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने राधा जी को भी ये झूला झुलाने की प्रथा जो है वो कंटिन्यू करी थी। और इस दिन जो है यहाँ हमारे हरियाणा में, चंडीगढ़ में, राजस्थान में कोथली, जो हम कहते हैं कि भाई कोथली दी जाती है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय की ओर से कल महिला स्टाफ के लिए तीज उत्सव का आयोजन किया। इसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की धर्मपत्नी विमला गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहीं। उन्होंने कहा कि महिला स्टाफ ने इस प्रकार का आयोजन करके बहुत ही सराहनीय कार्य किया। यहाँ हर दिन उत्सव है, लेकिन सावन में आने वाला तीज पर्व हमें मस्ती के साथ साथ अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ने की प्रेरणा भी देता है। विधानसभा में इस प्रकार के आयोजन से महिला स्टाफ में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव और बढ़ा है। हरियाणा की पहलवान प्रिया मलिक और अंतिम पंघाल ने जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। फाइनल मुकाबले में प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में जर्मनी की खिलाड़ी को 5-0 से पराजित किया। प्रिया ये सफलता प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय पहलवान बन गई है। वहीं हिसार जिले की अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की खिलाड़ी 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के बाद घर में खुशी का माहौल है। अंतिम के अभिभावकों ने खुशी जताते हुए बताया कि वह पिछले 7 साल से कुश्ती का अभ्यास कर रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में भी उनकी बेटी देश के झोली में और भी पदक डालेगी। इसमें अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उसने 2022 में भी बुल्गारिया के सोफिया में गोल्ड मेडल जीता था।
जो हमारी बेटियां ने देश को मेडल दिलाया है और कल वो शाम तक पहुंच जाएगी और हम उसका धूमधाम से स्वागत करेंगे। जितने बात यही बोली बोला मैं खुश हूँ और मैंने गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल की उम्मीद से गई, जब भी बोली थी गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। ने ये कहा मम्मी हमें मेडल आ गया है, हम बहुत खुश हैं और हमने कहा बेटा आपका स्वागत करेंगे। बोला ठीक है मम्मी स्वागत करना, मेरा मेडल आया है और वो बहुत खुश है, हम भी खुश हैं। और हमारी बेटी ने 7 साल हो गए प्रैक्टिस कर लगी हुई ने और बहुत सारी मेहनत कर रही है, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम ने दोनों टाइम। अंतिम की बहन सरिता ने बताया कि हमें उम्मीद है कि वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी और देश के लिए मेडल लेकर आएगी। अप्रैल में खेली गई सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स में अंतिम ने रजत पदक अपने नाम किया था। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले हरियाणा के 3 प्रतिभाशाली पहलवानों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि महत्वपूर्ण अवसर पूरे हरियाणा में उल्लास, संगीत और नृत्य का आह्वान करता है। उन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं अंतिम पंघाल, सविता और मोहित को शुभकामनाएं दी। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में लगातार अपनी ताकत साबित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की 22 से 24 अगस्त तक की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहल की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की गतिविधि के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 25 अगस्त को ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा होगी। श्री मोदी आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों देशों के व्यापार प्रमुखों और ग्रीस में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में पोषण अभियान 2 के तहत 5वीं स्टेट कन्वर्जेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों में सुधार करने के लिए वर्ष 2023 से 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन्म से 6 वर्ष तक आयु के कम वजन वाले, बौने और बच्चों के जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य घटकों का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला परिषदों को निर्देश दिए कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों की कमियों को ग्राम पंचायतों अपने स्तर पर दूर करवाएं। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला नूंह के सभी खंडों में पोषण अभियान 2 के तहत 3 पोषण युक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान की हर माह जिला एवं राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाए। समर्पित टीम बनाकर कि इस सर्वे अभियान को कवायद के रूप में चलाया जाए ताकि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण, अनीमिया से मुक्त किया जा सके। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम व प्रदर्शनी का कल रोहतक में समापन हुआ। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान केंद्र सरकार की पिछली 9 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार के क्षेत्रीय प्रचार सहायक दौलत राम ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कार्यक्रम के सेवा, सुशासन और कल्याण पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें डाकघर, गरीबों के आवास और अन्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताया गया है। अनेक योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी दिखाई गई है, जिसमें पोस्ट ऑफिस का है और गरीबों के आवास का है। तो इसमें ये बताया गया है कि सभी लोग इस योजनाओं का लाभ उठाएं और इस प्रदर्शनी से यह प्रदर्शित होता है कि लोग इससे लाभ उठा पाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने बताया कि विभाग की ओर से छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी हमारी बेटी और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिला लोक संपर्क अधिकारी संजीव सैनी ने भी संबोधित किया और कार्यक्रम की जानकारी दी।
PMVVY से संबंधित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसके अंतर्गत 5,000 रुपये दिए जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट और एक्सपेक्टिंग मदर को दिए जाते हैं। दूसरा हमारा महिला आश्रम है। महिला आश्रम में जो कि विडो लेडीज़ होती हैं उनके रहने का, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके रहने का प्रबंध होता है। हर गांव से मिट्टी एक कलश लेकर की जा रही है, उसको ब्लॉक पे ले जाया जाएगा, ब्लॉक से फिर वो कलश जिला पे आएंगे और उसके बाद ये माटी दिल्ली लेकर ले जाई जाएगी। दूसरा, इस अभियान के तहत हर गांव में शिला फलकम स्थापित किए गए हैं। इन शिला फलकम पर संबंधित गांव में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम अंकित किए गए हैं। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संदेश है वो अंकित किया गया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन राजकीय महिला महाविद्यालय में किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव व कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विषयों पर कई पेंटिंग व स्लोगन बनाए गए। जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं, 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं। इन खातों में 2 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा है। मंत्रालय ने बताया कि इन खातों में लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड निःशुल्क जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में औसत जमा 4,000 रुपए से अधिक हैं। 5 करोड़ 50 लाख से अधिक जनधन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खातों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि इनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय समावेशन का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 को आज मंजूरी दे दी। संसद ने हाल ही में दोनों विधेयक पारित किए थे। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक का उद्देश्य 2017 के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करना है, जबकि एकीकृत वस्तु और सेवा कर विधेयक 2017 के इसी अधिनियम संशोधन करेगा। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों को परिभाषित करता है। इसके प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग का अर्थ होगा इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम उपलब्ध कराना और इसमें मनी गेमिंग शामिल है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक ऑनलाइन सूचना और डेटा उपलब्धता की परिभाषा से ऑनलाइन मनी गेमिंग को अलग करने के लिए 2017 के अधिनियम में संशोधन करेगा। दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह अचानक मौसम बदलने से बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली के अधिकांश भागों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दादरी, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी हल्की से तेज वर्षा का अनुमान है। राजधानी दिल्ली के एनसीसी भवन में इन दिनों राष्ट्रीय कैडेट कोर का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में दिल्ली के अलग स्कूलों और कॉलेजों की 515 छात्र कैडेट हिस्सा ले रही हैं। कैसे दिए जा रहे हैं एनसीसी की इन छात्राओं को प्रशिक्षण, पेश है एक विशेष रिपोर्ट। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यास में जुटी ये है 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन की वे छात्रा कैडेट जो इन दिनों दिल्ली के रोहिणी स्थित एनसीसी भवन में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं। 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन का ये इस साल का दूसरा कैंप है, जिसमें दिल्ली के 15 स्कूल और 7 कॉलेजों की 515 छात्रा कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। ये कैंप 23 अगस्त तक चलेगा। 313 सीनियर विंग के कैडेट हैं जो 7 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 कॉलेजेस से आए हुए हैं एंड 15 स्कूलों से 202 जूनियर विंग के कैडेट्स हैं। ड्यूरिंग द कैंप जो है हम इनको जो ड्रिल, देशभक्ति, फायरिंग
एंड इनका डिसिप्लिन, जो कि इनका यूनिटी एंड डिसिप्लिन मोटो है, उसके ऊपर काम करते हैं। इस शिविर में हिस्सा लेकर ये छात्रा कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार हम लोग घर से बाहर आए हैं और हम सारे बच्चे एक रूम में बैठ के रात में बहुत गेम्स खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, राइफल्स चलाना सीखा, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।